वेलकम माय चैनल। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये 2023 का मॉडल पत्र है विज्ञान विषय में, तो इसको हम लोग जो है विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको 30 MCQ है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है ना। और इस तरह से सेट हम लोग जो है तैयार करेंगे। एक सेट है, पहला सेट है मान लीजिए। अब आने वाला है 2025 के लिए जो सेट JCERT अभी तक नहीं निकाला है। ठीक है, JCERT जैसे निकाल लेता है वैसे इसका और से फिर से करेंगे। तब तक जो पिछले जो भी सेट हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 40 है, लेकिन हम लोग 30 तक देखते हैं, 33 तक है, इसमें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, हम लोगों को लगता है कि सैलून में समतल दर्पण खड़ा है, ऐसा नहीं है। समतल दर्पण होगा तो जो भी व्यक्ति उसके सामने बैठेगा उसका जो है काफ़ी बड़ा या फिर काफ़ी बड़ा और उसे स्पष्ट जो है प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वक्रता केंद्र वाला, यानी कि वक्रता त्रिज्या, ज़्यादा वक्रता त्रिज्या वाला जो है लेंस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, जो आईना प्रयोग किया जाता है, वो समतल दर्पण नहीं होता है, उत्तल दर्पण भी नहीं होता है, अवतल दर्पण होता है। आंसर होगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। गोलीय दर्पण का मतलब हुआ अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण मान लीजिए लेते हैं, तो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। तो फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकस अंतर बोलते हैं या फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी R से सूचित करते हैं। तो इसमें एक संबंध होता है, R बराबर जो होता है 2 गुना F के बराबर होता है, इसलिए F बराबर हो जाएगा R/2। तो R/2 यहाँ पर है, देखिए B नंबर में। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 का B। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया की भौतिक राशि में अपरिवर्तित होती है। यानी कि अपवर्तन की क्रिया में भौतिक राशि, कुछ भौतिक राशि जैसे आवृत्ति, वेग, तरंगधर्य, ये सब जो है अपरिवर्तित होता है। इनमें से कौन अपरिवर्तित होता है, बाकी तो परिवर्तित होता है। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या है। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन पहले जानते हैं। परावर्तन क्यों जानना जरूरी है ये भी बता देते हैं कि परावर्तन का मतलब होता है कि कोई प्रकाश का किरण किसी परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह का मतलब जहाँ से प्रकाश का किरण पार नहीं होता है ना। जैसे आईना हो गया, प्रतिबिंब बनने वाला कुआं का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया। तो ये क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है और उसी एंगल से, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से लौट के चले, इसको परावर्तन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है कि कोई किरण आया, एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। जैसे हवा का मान लीजिए माध्यम है और हम लोग यहाँ पर पानी है मान लीजिए, पानी भी एक माध्यम है। ये उसका अगर अभिलंब मान लेते हैं, अभिलंब है मान लीजिए, तो अभिलंब से की ओर लौट घूम जाता है। ठीक है ना। यही है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि बाल्टी में रखा हुआ जो पानी होता है, पानी के अंदर एक छड़ी देते हैं तो वो मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, अपवर्तन की क्रिया में क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो है थोड़ा इधर उधर मुड़ जाता है। मुड़ने का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है। और तरंगदैर्घ्य भी वही है ना। तरंगदैर्घ्य जो है
तरंग भी वही है, वेग ही है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों परिवर्तित होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उसका इंटेंसिटी है, उसका पावर है। जैसे रेड कलर का सबसे ज़्यादा क्या आवृत्ति होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया आवृत्ति ए। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। 1 जो है मीटर में है, इसको जब हम लोग सेंटीमीटर लाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि d बराबर 100/f। इसमें हम लोग बैठा देंगे, जैसे 1 मीटर है, f फोकस दूरी बोल रहा है कि 1 मीटर है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा फोकस दूरी बराबर जो 1/1 मीटर है, तो ये पहले सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो ये तो हो जाएगा, यानी कि d = 1d, 1/डायरेप्टर। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5वां नंबर बोला जा रहा है कि 4 डायरेप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, 4 डायरेप्टर, d = 1/f, 4 = 1 यानी कि 100। f हम लोग को मालूम नहीं है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और f ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर। 1 को 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग जब वाहन देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, वाहन के आगे में अग्रदीप में जो है उसका कप होता है आगे तरफ, ठीक है ना, और वो कलई किया हुआ रहता है, बहुत ही स्पेशल कलई किया हुआ है, जिससे प्रकाश जो है आगे की ओर फेंकता है। तो ये अवतल होता है, ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 7 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, या दृष्टिपटल बोलते हैं, दृष्टिपटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दृष्टिपटल होगा आंसर, ठीक है। आंसर 7 का डी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में सामान्य नेत्र का दूर बिंदु का मतलब हो तो वही फोकस बिंदु है ना, फोकस जो है 25 सेंटीमीटर होता है। आंसर बी। 9 नंबर, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? देखिए, नेत्र है, कोई भी प्रकाश जाता है तो ये जो आइरिस बना हुआ है, ठीक है, पुतली जो है ये काम करता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा आपका डी। 10 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखो, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र का जो ये है, उसका जो एक्चुअली में ये गोल होता है, ठीक है ना, मानव नेत्र, और ये जो मस्तिष्क को भेजता है, ये रेटिना है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर आगे है, नेत्र के आगे है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है ना, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और यहाँ पर जो है उल्टा और वास्तविक और छोटा बनता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर डी। 10 का 11, 1 किलोवाट, 1 kgWh वाट निम्न में से किसकी इकाई है? देखो, यहाँ से निकालते हैं। एक्चुअली ये शक्ति का मात्रक है। ऊर्जा तो देखो, ऊर्जा का मात्रक जो है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विद्युत धारा का होता है एम्पेयर, ठीक है, एम्पायर, ठीक है। तो इस शक्ति का मात्रक होता है 1 किलोवाट, जो निम्न किसका इकाई है? शक्ति का। आंसर ए।
11 का ए। 12 नंबर, कूलम किसका एसआई मात्रक है? ये एसआई मात्रक तो सबको जानना चाहिए। देखो, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत धारा का एम्पियर, ए एम्पियर, ठीक है ना। तो ये विद्युत आवेश का होगा, आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, ठीक है ना। तो कूलम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का, क्योंकि विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट और प्रतिरोध का ओम होता है। तो आंसर हो जाएगा 12 का ए। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर देखते हैं। बोल रहा है 13 नंबर, विद्युत मोटर युक्ति जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर यानी कि विद्युत पहले लगता है उसमें। हम लोग ये लिख सकते हैं, तो छोटे छोटे खिलौनों में जो मोटर होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का मोटर होता है और एक व्हील यहाँ लगा रहता है, घूमता है, ठीक है ना। ये आपको सभी छोटे मोटे कार टॉयज जो होता है बच्चों के लिए, जो टॉय होता है ना, उसमें एक तरफ से हम लोग प्लस माइनस करने ये देते हैं, आवेश देते हैं या बिजली देते हैं, ठीक है ना। इससे ये घूमना शुरू कर जाता है। इसका मतलब विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो विद्युत ऊर्जा में विद्युत मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं 14 नंबर, जल का विद्युत अपघटन किस पर अभिक्रिया है ना। ये वियोजन अभिक्रिया है। जल को अगर अपघटित करेंगे, विद्युत अपघटित करेंगे, तो H2 और O में टूटेगा, ठीक है ना। तो टूटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बी। आंसर हो जाएगा इसका बी, 14 का बी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बोल रहा है कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का प्रक्रिया के बाद Cu जो है अलग हो गया ऑक्सीजन से, कॉपर ऑक्साइड से Cu अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ? अपचयन का मतलब होता है जुड़ना, हाइड्रोजन का हुआ है ना। उपचयन और अपचयन, उपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा है? किस पदार्थ का उपचयन हुआ है? ऑक्सीजन का, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको भी। अब आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखेंगे बढ़िया से, है ना। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। यह दो कांटी है ना, और इस प्रणाली के अंदर में जो है कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 का विलयन है, सॉल्यूशन है ना, विलयन है। इसमें कांच, आपका ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तक है उसमें आपका जो है अभिक्रिया में है ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका CuSO4 जो है एक विलयन है, उसमें अगर कांटी डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा ना, लोहा के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बन जाता है, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया। CuSO4 की जगह जो Cu की जगह में Fe आ जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? अब इसको ठीक से देखेंगे। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, है ना। प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित, है ना, यानी सिंथेटिक सूचक जो बनाया जाता है। प्राकृतिक में हल्दी आ जाएगा, है ना, प्याज का छिलका आ जाएगा, और लाइकेन से जो बनता है ना, लिचेन जिसको बोलते हैं, लाइकेन से बनने वाला
जो लिटमस पेपर है, लिटमस पत्र भी बोलते हैं, ये जो है ये प्राकृतिक सूचक है। यानी कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को अगर हम लोग चेक करते हैं रंग के आधार पर तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित में आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थोलिन। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पर लिटमस पेपर दिया हुआ है, लिटमस पेपर ये जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर बोल रहा है कि किसी बिलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या है? अम्ल है, लवण है, उदासीन है, क्षार है। इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझेंगे, ठीक है ना। कभी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है कि अब देखते हैं। देखिए, एक पीएच स्केल यानी कि अम्ल और क्षार जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें पीएच स्केल एक आता है, ठीक है ना। उसमें 1 से लेकर के 14 तक का परिमाण ये दिया गया है, ठीक है ना, मापांक दिया गया है। ठीक है, 14 से कम जो होता है वो एसिड होता है ना, यानी कि अम्ल होता है। और 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो बसा होता है, यानी कि क्षार होता है। क्षार होता है, ठीक है। तो और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो यहाँ पर है कि पीएच मान जिसका होगा, पीएच मान 10 है, पीएच मान 10 यानी कि 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा इसका मतलब क्षारीय गुण होगा। इसमें क्या गुण होगा? क्षारीय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 18 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया चित्र, ठीक है, दिया गया चित्र जो है वो आपकी पुस्तक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जब आप अम्ल, क्षार और लवण पढ़ेंगे तो उसमें हिसाब सब दिया हुआ है। तो ये जो है सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। अब आते हैं, देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है? देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक ना। और नींबू प्रजाति के जितने भी होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा जो दही होता है, दही जो खट्टा होता है, इसमें ये भी अम्ल है, लेकिन ये इसमें जो है इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इमली में? टार्टरिक। क्या हो जाएगा? टार्टरिक। ठीक है, 20 नंबर का आंसर होगा आपका बी। 21 नंबर, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखो द्रव अवस्था में हम निकालेंगे, जो की वर्ड है इसको निकालेंगे। ये बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सोडियम नहीं होता है, ब्रोमीन भी नहीं होता है, क्लोरीन भी नहीं होता है। ये पारा जो होता है ना, Hg, जिसका संकेत सूत्र है पारा, ये जो है रूम टेम्परेचर में यानी कि कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर में ये जो होता है ये लिक्विड की अवस्था में आता है ना। जैसे हम लोग बुखार वगैरह चेक करते हैं तो उसके अंदर में वो लिक्विड की अवस्था में ही पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा, बी नंबर है ना, 20 का बी। अब 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर होगा बी। आगे चलते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? देखिए, मेंडल का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है ना, और मेंडल का परमाणु भार पर था। ठीक है, ये जान ली, तो आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संख्या। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए, सोडियम भी अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम और कैल्शियम नहीं है। सोडियम और पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिसका संकेत सूत्र होता है के, है ना, और इसका परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? ये हमारा पृथ्वी है, ऊपर ऊपर या थोड़ा सा नीचे, है ना। ये भूपट्टी पर पाए जाने वाला जो पदार्थ है उसको हम लोग यौगिक है, तत्व है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? सॉरी, खनिज बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, है ना, खनिज बोलते हैं। खनिज के बाद अयस्क होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 26 नंबर, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? अभिक्रियाशील समूह जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3, 4, 5 प्रकार का होता है ना। पहला है अल्कोहल। अल्कोहल को OH से सूचित करते हैं। उसका COOH, ये कार्बनिक अम्ल है ना, ये अम्लिक है, एसिडिक बोलते हैं इसको, अम्ल है। उसके बाद ईथर है, ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा आंसर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल का सूत्र भी देखेंगे। प्रोपेन का C मेथड C3H7, ठीक है ना, OH होता है प्रोपेनॉल का सूत्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? OH है, अल्कोहल है, तो आंसर हो जाएगा A। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हो गया 26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या क्या होता है पहले जानेंगे, है ना। तो जल का टूटना, जल तो जरूरी है, जमीन से लिया जाता है, टूटता है ना। अच्छा, ऑक्सीजन मुक्त ये भी होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है जनरली, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C। जनरली जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, लेकिन कोई कोई पौधे जो है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? देखो, ये जो पौधा है, पेड़ है, ठीक है ना, इसमें फ्लोएम जड़ जो होता है ना, वो सभी टहनियों तक पहुंचाता है खाद्य और जल पदार्थ, ठीक है। लेकिन जड़ तो नीचे भी, इसका जो जड़ है वो नीचे तरफ भी जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लोएम जो जड़ है ना, ये दोनों तरफ काम करता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है खाद्य पदार्थों का ढोने का काम करता है, परिवहन का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा C। अब आते हैं 29 नंबर है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। एक्चुअली न्यूरॉन दे दिया है, लेकिन न्यूरॉन नहीं होगा, नेफ्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है, नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका अभी C हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एक्चुअली हम लोग केला वगैरह पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं ना, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H2, है ना। लेकिन इथिलीन जो है हार्मोन से है, तो रासायनिक, लेकिन हार्मोन का भी काम करता है। तो इथिलीन जो है C2H4, है ना, इथिलीन, ये जो है
ये फलों को पकाने का उत्तरदायी होता है। तो इथिलीन होगा आंसर सी, 30 का सी। 31, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, अब आते हैं देखो, नर और मादा, ठीक है ना, दो तरह के लोग होते हैं, नर और मादा मनुष्यों में। तो नरों में जो होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो शुक्राणु है ना, हार्मोन पैदा होता है, ठीक है, स्राव होता है। और मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पैदा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पूछ रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ, तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाणु मादा में होता है, और शुक्राणु किसका होता है, नरों में होता है शुक्राणु। तो शुक्राणु अंडाणु में होगा, आंसर हो जाएगा अंडाशय द्वारा, ठीक है, आंसर होगा ए, 31 का ए। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। एक तो नर होता है, ठीक है, हम लोग 8 क्लास में भी पढ़े थे, मादा, ठीक है, ये दोनों का युग्मक जब मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, और इसी से युग्मनक बनता है, उसके बाद शिशु, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा निषेचन, 32 का बी, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हुए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। देखो यहाँ विखंडन नहीं होगा, विखंडन होता है विखंडन होता है जैसे अमीबा में, है ना, ये अमीबा में ये टूट जाता है और दो ठो जो है ये बनता है, वैसा नहीं, ये तो विखंडन होगा, लेकिन ये विखंडन नहीं है, ये जो है मुकुलन है, यानी कि एक सेम अपने ही जैसे दूसरा एक मुकुलन निकलता है, टहनी निकलता है, और उससे अपना एक दूसरा हाइड्रा बनाता है, तो उसको हम लोग मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है ना। तो मुकुलन होगा आंसर, मुकुलन का यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ के पंख, ठीक है ना, अवशेषी अंग जीवाश्म के पंख है समजात अंग, पक्षी और चमगादड़, पक्षी और चमगादड़ के असंजात अंग है ना, आंसर हो जाएगा असंजात, डी। मेढक अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, वो चुना था मटर के पौधे को, ठीक है ना। मटर के पौधों में अलग अलग प्रयोग करता है और उस छोटा बड़ा प्राप्त करता है, तो उस आधार पर मेंडल का थ्योरी भी बोलते हैं ना, मेंडल का थ्योरी। तो आंसर हो जाएगा आपका मटर हो जाएगा, ठीक। तो 35 का सी। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, उत्पादक मतलब क्या, जो प्राथमिक ये है घास है, क्या है, घास हो जाएगा, ठीक है ना, मेंढक उपभोक्ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 37 नंबर, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है प्रथम पोषीय स्तर तक, द्वितीय पोषीय स्तर तक, तृतीय दुपोषक स्तर तक, प्रथम पोषीय स्तर तक, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा, कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी भी है, गोबर है, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, ये नाभिकीय ऊर्जा जो है सी नंबर जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है ना। इसमें सभी देखो, कोयला जो है जीवाश्म से ही निकलता है, गोबर भी जीवाश्म से ही, इसलिए लकड़ी भी जीवाश्म से ही है ना, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में जो है, नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है,
थोरियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो नहीं होगा। 40 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ अलग है, टेक्निक दिया गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, पवन ऊर्जा तभी चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब ये चारों जो है 40 क्वेश्चन हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आप लोग बढ़िया से देखिएगा, जहाँ हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन अगर हमसे त्रुटि हो गया होगा, गलती हो गया होगा, तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है।